हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। और उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कर दें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन। एंड हमारा पहला क्वेश्चन है, विकासात्मक मनोविज्ञान के संदर्भ में विकासात्मक परिवर्तन घटित होते हैं वृद्धि के परिणाम स्वरूप पर्यावरण के साथ बच्चे की परस्पर क्रिया के माध्यम से। ऑप्शन देख लेते हैं। केवल एक और मतलब ना एक ना ही दो, और केवल दो, एक और दो, दोनों। तो जो विकासात्मक परिवर्तन होते हैं वो वृद्धि के परिणाम स्वरूप भी घटित होते हैं, साथ ही पर्यावरण के साथ बच्चे की परस्पर क्रिया के माध्यम से भी होते हैं। मतलब जैसे जैसे बच्चे की वृद्धि होती है तो भी बच्चे का विकास होता है, और पर्यावरण के साथ जब बच्चा क्रिया करता है तो उससे भी बच्चे का विकास होता है। तो ऑप्शन हमारे एक और दो दोनों ही सही हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन हमारा डी वाला सही हो जाएगा। सामाजिक विकास के संदर्भ में लोगों और उनके मामले के बारे में ज्ञान को कौन सा शब्द दिया गया है? यांत्रिक संज्ञान, सामाजिक संज्ञान, मस्तिष्क का सिद्धांत, मिथ्या विश्वास कार्य। तो यहाँ पर सामाजिक विकास के संदर्भ में पूछा जा रहा है, तो जो सामाजिक से रिलेटेड जो भी मामले होंगे उन्हें हम सामाजिक संज्ञान ही कहेंगे, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही रहेगा। प्रसव पूर्व विकास को पारंपरिक रूप से किन अवस्था में विभाजित किया गया है? जर्मिनल अवस्था, भ्रूणी अवस्था, गर्भस्थ अवस्था, उपरोक्त सभी। तो प्रसव पूर्व विकास की जो पारंपरिक रूप से अवस्था होती है उसको जर्मिनल, भ्रूणी या फिर गर्भस्थ अवस्था सभी नामों से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। स्कूल के संदर्भ में बदमाशी क्या है? यह दोस्तों को समझने का कार्य है। यह आक्रामकता है जो स्कूल के वर्षों के दौरान साथियों के समूह में उत्पन्न होती है। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों ही नहीं। तो जो बदमाशी है ये स्कूल के दौरान ही मतलब साथियों के साथ उत्पन्न होती है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा सेकेंड सही रहेगा। इस वजह से केवल दो ऑप्शन सही हो जाएगा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार शिशु का पर्यावरण के साथ प्रारंभिक संबंध होता है प्राथमिक सरल प्रतिवर्ती के माध्यम से। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो शिशु का पर्यावरण के साथ संबंध होता है, प्रारंभिक जो संबंध होता है वो होता है प्राथमिक। ऑप्शन हमारा प्राथमिक सही है, इसलिए ऑप्शन हमारा केवल एक सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्वास और पूर्वानुमान वार्षिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और प्रयासों को प्रभावित करते हैं? कक्षा की परस्पर क्रिया की प्रक्रिया, मूल्यांकन के तरीके। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। एक बार हम फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्वास और पूर्वानुमान वार्षिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और प्रयासों को प्रभावित करते हैं? तो ये दोनों ही तरीके प्रभावित करेंगे, मतलब जो भी कक्षा की आपस में प्रक्रियाएं होंगी, परस्पर प्रक्रिया होगी या फिर मूल्यांकन के तरीके। तो ऑप्शन हमारा सी यानी कि दोनों सही हो जाएगा। विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा के लिए केंद्र प्रायोजित योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1974, 1980, 1978 या फिर 1976 में? तो ये शुरू की गई थी 1974 में। इसको आप लोग याद रखेंगे। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। वाइगोस्की का कहना है कि एक बच्चा भाषा कार्यों को विकसित करने में 3 अवस्थाओं से आगे बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था उन अवस्थाओं में से एक नहीं है? सामाजिक भाषा, नकारात्मक भाषण, अहम केंद्रित भाषण या फिर अभियंता वाक। यहाँ पर अभियंतर वाक था, मतलब तो इनमें से कौन सी, मतलब वो जो वाइगोस्की ने भाषा विकास के लिए बच्चों को 3 अवस्थाओं के बारे में बताया है, उनमें से कौन सा इसमें नहीं है? तो सामाजिक भाषण की उन्होंने बात की है, अहम केंद्रित भाषा की भी बात की है, मतलब जब बच्चे खुद से बातें करते हैं इसकी भी बात उन्होंने की है,
और अभियंता वाक इसकी भी बात की है। तो यहाँ पर जो नकारात्मक भाषण है इसकी बात उन्होंने नहीं की है, इस वजह से ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में हम विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व के बारे में बात करते हैं? अध्याय 5, अध्याय 2 या फिर अध्याय 3 या अध्याय 1 के बारे में? तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि RTE एक्ट 2009 है, उसमें विद्यालयों और शिक्षकों के भी कुछ उत्तरदायित्व हैं, उनके भी कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। तो ये बात की गई है अध्याय 2 में। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। अगला है, किस अधिनियम ने विकलांग छात्रों की ज़रूरतों का जवाब देने के लिए पेशेवरों के विकास के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया था? सार्क कन्वेंशन अधिनियम 1993, केंद्रीय कानून अधिनियम 1993, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 या फिर केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1992। तो इसको अभी आप लोग याद रखेंगे कि विकलांग छात्रों की ज़रूरतों का जवाब देने के लिए पेशेवरों के विकास के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था, और ये कार्यक्रम था भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विकलांग और अधिगम अशक्तता वाले बच्चों को शिक्षित करने के लिए कौन सी शिक्षा का एक नया दृष्टिकोण है? समावेशी शिक्षा, अव्यापक शिक्षा? केवल 2, 1 और 2 दोनों, केवल 1, ना तो 1 ना तो 2। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि विकलांग और अधिगम अशक्तता वाले बच्चों को शिक्षित करने के लिए कौन सी शिक्षा का एक नया दृष्टिकोण है? तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन है वो सही रहेगा, समावेशी शिक्षा, यानी कि ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा केवल 1। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारतीय पंथनिरपेक्षता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर हावी नहीं होता है, राज्य किसी विशेष धर्म को लागू नहीं करता, इसमें सांप्रदायिक विद्वेष उत्पन्न होता है। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर हावी नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही है। और इसमें मतलब जो राज्य है वो किसी विशेष धर्म को लागू नहीं करता, मतलब सभी धर्मों की मान्यताएं रहती, किसी विशेष धर्म को लागू नहीं किया जाता। तो ये दोनों ही सही हैं। तो इस वजह से हमारा जो ऑप्शन है 1 और 2 सही हो जाएगा। और जो तीसरा ऑप्शन है, इसमें सांप्रदायिक विद्वेष उत्पन्न होता है, ये वाला हमारा ऑप्शन गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही से सम्मिलित है? विशिष्ट से सामान्य शिक्षण की आगमनात्मक विधि है, या फिर अमूर्त से मूर्त शिक्षण की निगमनात्मक विधि? एक ना तो 1 ना ही 2, केवल 1, 1 और 2 दोनों, केवल 2। तो यहाँ पर जो सही से सम्मिलित रहेगा वो दोनों ही सही है। विशिष्ट से सामान्य का मतलब होता है आगमनात्मक विधि, मतलब जो आगमनात्मक विधि होती है इसमें पहले उदाहरण दिए जाते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, और फिर नियम को बताया जाता है। तो ये विशिष्ट से सामान्य की तरफ रहता है। और अमूर्त से मूर्त का मतलब है कि पहले ही सिद्धांत बता दिया जाता है, पहले ही नियम बता दिया जाता है, बाद में मूर्त मतलब बाद में बहुत सारे उदाहरणों के बारे में बताया जाता है। तो दोनों ही सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन तीसरा वाला यानी कि 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समावेशी शिक्षा की क्या आवश्यकता है? समूह में सुरक्षित भावना का विकास, विविधता में व्यक्तित्व क्षमता में विश्वास। तो समावेशी के लिए ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं कि समूह में सुरक्षित भावना का विकास भी होना चाहिए बच्चों के बीच में, मतलब कुछ भी बच्चे जो भी विविध पृष्ठभूमि से आते हैं, पिछड़े हुए वर्ग से आए या किसी भी पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, तो उन्हें समूह में हमें सुरक्षा की भावना का विकास करना है, मतलब वो भी सुरक्षित महसूस करें। और विविधता में व्यक्तित्व क्षमता में भी हमें विश्वास रखना है, मतलब जो विविधताएं हैं बहुत सारी, तो उनमें भी क्षमताएं होती हैं व्यक्तिगत सभी में, तो इस चीज़ में भी विश्वास रखना होता है। तो ऑप्शन हमारा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का मतलब है अपने स्वयं के सामाजिक नियम बनाना,
समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण के अनुकूलन और समायोजन करना, या फिर हमेशा सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करना। तो समाज में रहने के लिए हम अपने खुद के सामाजिक नियम बनाएं, ये सही नहीं है। मतलब क्योंकि हमें समाज में रहना है तो समाज के हिसाब से भी चलना होता है। तो हम मतलब सामाजिकरण का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा कि हम सिर्फ अपने ही सामाजिक मानदंड बना लें या सामाजिक नियम बना लें। बड़ों का सम्मान करना ये बात सही है, लेकिन सामाजिकरण में सिर्फ बड़ों का सम्मान करना ही शामिल नहीं है। सामाजिक वातावरण के अनुकूलन और समायोजन करना, या फिर हमेशा सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करना, तो ये भी सही नहीं है। क्योंकि हम हमेशा जो भी सामाजिक मानदंड है उनका अनुसरण करना सही इस वजह से नहीं है क्योंकि बहुत सारी रूढ़िवादी धारणाएं भी चली हुई आ रही हैं। तो हम ज़रूरी नहीं है कि मतलब उन सभी धारणाओं का अनुसरण करें। कुछ गलत चीज़ें हैं तो हमें उनका अनुसरण नहीं भी करना है। इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत रहेगा। और जो तीसरा वाला ऑप्शन है, सामाजिक वातावरण के अनुकूलन और समायोजन करना, ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। कोई भी गलती विद्यार्थियों की अक्सर किस बात की ओर संकेत करता है? वे कैसे सीखते हैं, यांत्रिक ड्रिल की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति, विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो कोई भी गलती विद्यार्थियों की इस ओर संकेत करती है कि वे कैसे सीखते हैं। ऑप्शन हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। मनोविज्ञान में मानसिक मंदता संज्ञानात्मक और बौद्धिक क्षमता के आधार पर भिन्न हो सकती है, संचार के स्तर के आधार पर भिन्न हो सकती है, या फिर निगरानी और जानकारी के माध्यम से देखभाल एक महत्वपूर्ण नैदानिक आवश्यकता होती है। उपरोक्त सभी। तो जो मानसिक मंदता है ये सभी चीज़ें होती हैं, मतलब संज्ञानात्मक और बौद्धिक क्षमता के आधार पर भिन्न भिन्न भी हो सकती है मानसिक मंदता, और संचार के स्तर के आधार पर भी भिन्न हो सकती है। इसके अलावा निगरानी और जानकारी के माध्यम से देखभाल एक महत्वपूर्ण नैदानिक आवश्यकता होती है मानसिक मंदता में। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन औपचारिक मूल्यांकन नहीं है? असाइनमेंट, अवलोकन, रेटिंग स्केल, या फिर चर्चा। तो यहाँ पर जो अनौपचारिक मूल्यांकन नहीं है वो हो जाएगा असाइनमेंट। परिवार की पृष्ठभूमि और शैक्षिक विकास के विषय में डेटा शामिल है। केस स्टडी में, सामान्य व्यवहार में, आनुवंशिक दृष्टिकोण में, या फिर एक्विडेंसी में। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो परिवार की पृष्ठभूमि और शैक्षिक विकास के विषय में जो डेटा होता है वो किस में सम्मिलित रहता है? तो ये होता है केस स्टडी में। यानी कि जब केस स्टडी किया जाता है तो वहाँ पर पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है, उसका शैक्षिक विकास कैसा है, ये सारा डेटा उसमें सम्मिलित किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। अगला है, बच्चों के विकास के लिए कुछ माता पिता और शिक्षक प्रदान करने के बारे में चिंतित रहते हैं। क्या प्रदान करने के बारे में? विश्वसनीय, आधारभूत, शक्तिशाली, या फिर आरोग्यकर। तो बच्चों के विकास के लिए माता पिता और जो शिक्षक हैं वो आधारभूत प्रदान करने के लिए, मतलब प्रदान करने के बारे में चिंतित रहते हैं। आधारभूत से मतलब है जो भी बेसिक शिक्षा या बेसिक नीड्स हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में चिंतित रहते हैं। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। शिक्षण देने से पहले पाठ पढ़ने को कहा जाता है। मापन, शैक्षणिक अभ्यास, तैयारी, पाठ योजना। तो शिक्षण देने से पहले मतलब एक जो शिक्षक है वो बच्चों को पढ़ाने से पहले यदि पाठ को पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि वह तैयारी में है। यानी कि ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। बच्चे सीखते हैं अनुभव, प्रयोग, बनाने और चीज़ों को करने आदि से, पढ़ करके, चर्चा कर, सोच कर, प्रतिबिंबित करने आदि से, भाषण, लेखन आदि से, स्वयं को व्यक्त करने से, या फिर उपरोक्त सभी। तो बच्चे इन सभी ही तरीकों से सीखते हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। किसी दिए गए प्रश्नों के उत्तर करने की क्षमता है। जिज्ञासा, प्रेरणा, कौशल। बच्चे सवाल नहीं कर सकते। तो प्रश्न मतलब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि प्रश्नों के उत्तर देने की क्षमता। तो यदि वह प्रश्न दे रहा है तो वहाँ पर जिज्ञासा जैसी कोई बात नहीं हो रही है, प्रेरणा की भी कोई बात नहीं है, बच्चे सवाल नहीं कर सकते, तो ऐसा भी कुछ नहीं। यानी कि ऑप्शन हमारा 3rd नंबर कौशल सही हो जाएगा। तो जब भी इस तरीके से पूछा जाए कि बच्चे जो प्रश्न मतलब बच्चों के अंदर जो प्रश्न देने की क्षमता है
वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो आता है कौशल के अंतर्गत। पाठचर्या एक पाठ्य पुस्तक है, शिक्षकों को क्या करना है और क्या नहीं करना की एक किताब है, अध्ययन का एक कार्यक्रम है, या फिर कुशल आलोचनाओं की एक किताब है। तो पाठचर्या के बारे में हमने बताया था कि जो पाठचर्या होती है ये अध्ययन का एक पूरा कार्यक्रम होता है और उसी के अंतर्गत सारी गतिविधियां सम्मिलित रहती हैं, उसमें शिक्षकों के कार्य भी सम्मिलित रहते हैं। तो ऑप्शन हमारा जो तीसरा वाला है ये वाला सही हो जाएगा। भाषाओं का समझना और उपयोग करना बच्चों को सक्षम बनाता है। विचारों के बीच संबंध बनाने हेतु लोगों और वस्तु दुनिया को अपने आसपास से संबंधित करना, इनमें से सभी। तो भाषाओं को समझना और उपयोग करना बच्चों को सक्षम बनाता है। पहला वाला भी सही है कि विचारों के बीच संबंध बनाने हेतु लोगों और वस्तुओं के आपके बीच में आपस में भी संबंध बनाने हेतु, और दुनिया को अपने आसपास से संबंधित करने में भी। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर यानी कि इनमें से सभी सही हो जाएगा। अगला है व्यक्तित्व के निर्धारक हैं सामाजिक, सांस्कृतिक या जैविक, या फिर इनमें से सभी। तो व्यक्तित्व के निर्धारक ये सभी ही तत्व होते हैं, मतलब वो हमारे जो व्यक्तित्व का निर्माण है वो सामाजिक तरीकों से भी होता है, सांस्कृतिक से भी होता है, और जैविक कारक भी उसमें योगदान देते हैं। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। एंड आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।